हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्ते, सलाम। दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गेट करार की शर्तों के बारे में विस्तार से। और गेट करार की शर्तों के बारे में विस्तार से बात करने से पहले सबसे पहले मैं गेट करार के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, जो कि इसके पहले ही चैप्टर में लिखी हुई है। इसकी शर्तें कुछ मैंने नोट डाउन करके रखी हैं। इसके पहले ही चैप्टर में एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनली कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितनी भी शर्तें हैं गेट करार की, जो कि मैंने लगभग कहा था कि 2000 के करीब शर्तें हैं, तो ये तभी मानी जाएंगी, तभी ये माना जाएगा कि आप इसका टोटल पैकेज एग्री कर रहे हो, जब तक आप इसकी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हो जाते। यानी कि जितनी भी शर्तें हैं, हर एक सिंगल शर्त आपको माननी पड़ेगी, तभी ये माना जाएगा कि आप गेट करार को साइन कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। अब इसकी शर्तें क्या हैं, बाकी सेक्टर के बारे में मैं धीरे धीरे बात करूंगा और आगे चलकर, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो किसान आंदोलन का है, एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर को लेकर ही मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा। इसमें एक चैप्टर है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें लगभग 56 एग्रीमेंट्स यानी कि 56 के करीब शर्तें हैं। और इसमें 3 मेन शर्तों के बारे में अभी मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली शर्त है सब्सिडी। सब्सिडी का एक अलग चैप्टर भी है, और इसमें ये कहा गया है कि जब से आप गेट करार साइन करते हो, उसके बाद 10 साल बाद, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1994 में भारत ने ये गेट करार साइन किया, और उसके बाद 10 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो 1 जनवरी 2005 से WTO भारत में लागू हो जाता है। और जब से ये WTO आपके देश में लागू होता है, सिर्फ भारत में ही नहीं, जिन जिन देशों में ये लागू होता है, तो सबसे पहले आप किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता को कम कीजिए। सरकारी सहायता माने सब्सिडीज, सामाजिक सहायता नहीं, सिर्फ सरकारी सहायता। अब सब्सिडीज दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट सब्सिडी और एक इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है? अब कोई भी फसल जो किसान बेचता है मंडियों में, उसका एक MSP होता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से तय होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और अगर किसान अपनी फसल को इंटरनेशनल मार्केट पर बेचना चाहे, तो इंटरनेशनल मार्केट का जो प्राइस होता है वो डिमांड ऑफ सप्लाई के बेस पे होता है। और जो 15-20 सालों का अभी जो एक्सपीरियंस है हमारे बुज़ुर्गों का, वो यही रहा है कि जो इंटरनेशनल प्राइस का जो डिमांड सप्लाई, जो डिमांड के बेस पे जो प्राइस होता है इंटरनेशनल मार्केट का, वो भारत द्वारा तय किए हुए MSP से हमेशा कम ही रहता है। तो यानी कि अगर कोई किसान इंटरनेशनल मार्केट पे अपना उत्पादन बेचता है, तो वो भारत सरकार के द्वारा तय की हुई जो MSP है वो उससे कम पे बेचता है, तो उसको जो घाटा पड़ेगा वो भारत सरकार उस किसान को देगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्सिडी। जैसे कि अब मैं गेहूं की बात करता हूं, गेहूं का भी जो MSP है वो 1975 पे है। और अगर भारत का किसान इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं को बेचता है, तो वहाँ पे डिमांड ऑफ सप्लाई के हिसाब से वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन जो पिछले सालों का एक्सपीरियंस है, 2 दशकों का एक्सपीरियंस है, वो यही रहा है कि इंटरनेशनल का जो प्राइस है वो MSP से कम ही होता है। और अभी अभी हमारे मिनिस्टर जो हैं, पीयूष गोयल जो मंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने ये स्पेशल ये स्टेटमेंट भी दिया है कि जो MSP है वो इंटरनेशनल मार्केट से हमेशा हाई रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसान इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं को 1500 में बेचे या 1600 में बेचे, तो वो जो 300-400 रुपये का जो गैप है वो भारत सरकार उसको देगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्सिडी।
और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बिजली किसानों को सस्ती मिलती है हरियाणा के, पंजाब में फ्री है, दे रही है पंजाब गवर्नमेंट। उद्योगपतियों को थोड़ी महंगी होती है, हमारे घर में थोड़ी महंगी होती है। दूसरा, जो भी किसान सीड्स खरीदते हैं, यूरिया फॉस्फेट खरीदते हैं, रासायनिक खाद खरीदते हैं, तो उनका जो एमआरपी है वो किसानों को डिस्काउंट पे मिलता है। जैसे कि अभी जो किसानों को प्राइस मिलता है यूरिया का, वो लगभग 300 रुपये का 50 किलो मिलता है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका उत्पादन प्राइस है वो ज़्यादा होता है, 400 होता है, 500 भी हो सकता है। तो वो जो 200-300 रुपये का घाटा है, वो एक किसान की तरफ से सरकार देती है वो रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनी को। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो गैर करार की शर्तों के हिसाब से आपको जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी है, दोनों ही हर साल 24% कम करनी है। यानी कि भारत सरकार की एग्रीकल्चर टीम एक कैलकुलेशन करके भेजेगी WTO की कमेटी को कि हम इतने करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं, इतने करोड़ डायरेक्ट दे रहे हैं, इतने करोड़ इनडायरेक्ट दे रहे हैं। तो WTO आपको बताएगी कि आपको 24% कम करके सिर्फ इतनी सब्सिडी देनी है। तो उसके हिसाब से भारत सरकार कैलकुलेशन करेगी कि हमें कहाँ कहाँ से रिड्यूस करना है। फिर अगले साल भारत सरकार फिर WTO कमेटी को बताएगी कि इस साल हमारी सब्सिडी ये है। तो WTO फिर उन्हें बताएगी कि इसका 24% कम करके आपको कहाँ कहाँ देनी है। यानी कि वो उनको बताएगी कि आप 24% कम कीजिए, और भारत सरकार ये तय करेगी कि हाँ, मुझे कहाँ कहाँ कम करना है, हमें कहाँ कहाँ कम करनी है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएंगी। और जब सब्सिडीज़ ख़त्म होंगी तो इसकी मार किसको पड़ेगी? ओबियसली किसानों को पड़ेगी, व्यापारियों को तो नहीं पड़ेगी। किसानों को कैसे पड़ेगी? एक तो जो फ्री बिजली मिल रही है उसका उनको कॉस्ट देना पड़ेगा। हरियाणा में जो सस्ती बिजली मिल रही है वो महंगी हो जाएगी। दूसरा, जो यूरिया फास्फेट, जो रासायनिक खाद वगैरह वो खरीदती हैं, जो उनको डिस्काउंट मिलता है, उनका प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडी कम हो रही है सरकार की तरफ से। अब कोई कंपनी तो घाटा खाएगी नहीं कि किसान को डिस्काउंट पे दे दे, ठीक है। तो इस तरह से, और दूसरा, MSP ख़त्म करने की भी बात चल रही है धीरे धीरे WTO के हिसाब से। तो अगर MSP कम हो जाती है तो कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार फसल का रेट तय नहीं करे, जो इंटरनेशनल मार्केट का जो प्राइस होगा उस फसल का, उसी पे भारत सरकार को भी खरीद करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब किसानों को डबल लॉस है, यानी कि उनको घाटे पे भी फसल बेचनी पड़ेगी, प्लस जो रॉ मटेरियल उनकी जो लागत लग रही है उत्पादन पे, वो भी बढ़ जाएगी। और मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था पिछली बार भी कि जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है उस किसान की आमदनी प्रति महीना 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगा कि अमीर ज़मींदार, अमीर किसान तो सस्टेन कर लेंगे, लेकिन जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम की खेती है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला इफेक्ट, पहला साइड इफेक्ट जो WTO का पड़ रहा है। अब इसकी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन क्या है कि इसको कहा गया है, मार्केट एक्सेस का नाम दिया गया है इस चैप्टर को, और इसको बोला गया है कंपलसरी इंपोर्ट। यानी कि जितना भी कंजप्शन आपके देश में होता है, यानी कि जितना भी अनाज आपके देश में लोग खाते हैं, तो उसका कम से कम कुछ परसेंटेज है जो कि आपको इंपोर्ट करना ही करना है। कितना? वो है 8%। यानी कि मान लो कि अगर भारत के लोग 1 करोड़ टन गेहूं की खपत करते हैं, तो उसका 8% आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। 1 करोड़ का 8% हो गया 8 लाख टन।
यानी कि अगर भारत के लोग 4 करोड़ गेहूँ की खपत करते हैं, तो 32 लाख टन गेहूँ आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और अगर डब्ल्यूटीओ से पूछो कि हम इन गेहूं का क्या करूँगा, हमें ज़रूरत तो नहीं है, तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपको तो कंपलसरी है, ख़रीदना ही पड़ेगा। आप इसको चाहे दरी में भाव, चाहे चूहों को खिलाओ, लेकिन ख़रीदना पड़ेगा। तो अब इससे होगा क्या? इससे भी किसानों को मार पड़ेगी। कैसे? जब बाहर से इंपोर्ट की अगर हम मतलब कहने का मतलब कि हम अपने अंदर भी कोई फसल उगा रहे हैं देश के अंदर और बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चीज़ों के दाम गिरने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। और मार्केट मार्केट का ये असूल है कि चीज़ें महंगी कब होती हैं? जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड नहीं रहेगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो चीज़ों के भाव गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है जो किसानों को पड़ने वाला है। और तीसरी इसकी जो शर्त है वो ये है कि जैसे अगर भारतीय सरकार या भारत में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कोई मुआवज़ा देना चाहती है सरकारों को, जैसे कि अभी मुआवज़ा देती है, जैसे कि किसानों के कर्ज़ माफ़ होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने स्टार्टिंग में ऐलान किया था 2-3 साल पहले कि 2 लाख तक फसली कर्ज़ा माफ़ किया जाएगा किसानों का। या कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाती है या सूखा पड़ जाता है किसी स्टेट में, तो उसके बेस पे भी किसानों को मुआवज़ा मिलता है। ऑन पेपर मिलता है, प्रैक्टिकली नहीं मिलता। मैं सीधी-सी बात बता दूँ, क्योंकि ये तो पहले से ही हमारे देश का असूल है। लेकिन डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत क्या है कि ये जो मुआवज़ा मिलना है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि अगर कोई सरकार मुआवज़े की घोषणा करना चाहती है, तो उसको पहले डब्ल्यूटीओ की टीम को बताना पड़ेगा कि हमारे देश में इस हिस्से में ये सूखा पड़ा है या बाढ़ आ गई है, तो हमें ये मुआवज़ा देना है। तो होगा क्या? पहले डब्ल्यूटीओ की टीम, वहाँ से कुछ लोग यहाँ का दौरा करने आएँगे और वो देखेंगे कि स्थिति क्या है, बाढ़ की स्थिति क्या है, सूखे की स्थिति क्या है। तो उनकी परमिशन मिलेगी तो आप मुआवज़ा दे सकते हो, नहीं मिलेगी तो नहीं दे सकते। और उस पे भी एक कंडीशन है कि मिनिमम 50% ज़िलों में अगर वो आपातकालीन की स्थिति है, तो आप मुआवज़ा दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। यानी कि मान लो अगर पंजाब, हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं, अगर उनके कम से कम 50% ज़िलों में वो स्थिति होनी चाहिए आपातकालीन की। अगर 40% है, 25% है, तो आप मुआवज़ा नहीं दे सकते। यानी कि वो जो जिस लपेट में, बाढ़ की लपेट में अगर 25% ज़िले आ जाते हैं, तो उनको मुआवज़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की परमिशन नहीं है। तो इतनी ज़्यादा गुलामी डब्ल्यूटीओ की है। मतलब हमारे पास बजट है, लेकिन हमें उनसे पूछ के मुआवज़ा देना पड़ेगा। हमारी संसद को भी ये अलाउ नहीं होगा कि आप मुआवज़ा की घोषणा कर सकें। और जितनी भी घोषणा करते हैं, वो भी प्रैक्टिकली मिलती नहीं है। तो एक तो हमारे देश का सिस्टम पहले से ही ख़राब है, और ऊपर से डब्ल्यूटीओ की इतनी ज़्यादा दखल-अंदाज़ी है कि हमारा सिस्टम और भी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप इसको आज़ादी मानते हो? मैं तो नहीं मानता। आज़ादी से पहले क्या होता था कि हम अंग्रेज़ों के पूरी तरह ग़ुलाम थे। जैसे कि कुछ मेट्रो सिटीज़ में इंडियंस को जाना अलाउड नहीं था, जैसे कि शिमला का माल रोड हो गया, या सिनेमा हॉल्स में इंडियंस को जाने की इजाज़त नहीं थी, या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, हम सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते थे। तो आज़ादी मिलने के बाद क्या क्या हुआ कि हमारे मौलिक अधिकार तो हमें मिल गए। आज हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। संविधान में प्रावधान है। हम अपने देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का रिलीजन चूज़ कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कारोबार कर सकते हैं, हम जितनी चाहे कमाई कमा सकते हैं, जितनी चाहे आमदन कमा सकते हैं। तो ये आज़ादी हमें मिल गई है, लेकिन व्यवस्था अभी भी अंग्रेज़ ही चला रहे हैं हमारी डब्ल्यूटीओ के ज़रिए। तो इसके साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं।
बिल्कुल इसके एडवांटेज भी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमें हाथ मिला के चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें उसके डिसएडवांटेज पहले सोचने चाहिए कि डिसएडवांटेज क्या हैं और उस प्रोजेक्ट के साइड इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी में क्या पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा इसके और सेक्टर्स पे पड़ने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जब डब्ल्यूटीओ पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने साइन किया था, तब किसानों द्वारा पूरे देश में एक मुहिम भी चलाई गई थी कि आप इस पे साइन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने किए। भारत सरकार इस जाल में कैसे फंस गई वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी है, थाईलैंड के लिए भी है, इंडोनेशिया के लिए भी है, और अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई जैसे इथोपिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ऐसे साउथ कोरिया हो गई। तो मतलब जितने भी देश डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, और ये जो शर्तें हैं ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये अमेरिका यूरोप पे लागू नहीं हो रही हैं। ये सिर्फ विकासशील देशों पे लागू हो रही हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन पे लागू नहीं हो रही हैं। यानी कि इनका सीधा सीधा असर एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों पे पड़ेगा, उनके किसानों पे पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका और यूरोप तो आप देख लो कितनी सब्सिडी दे रहे हैं अपने किसानों को। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में फसलों का जो प्राइस है वो सस्ता होता है, क्योंकि उनके किसानों को सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिल रही है। अमेरिका के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 100 गुना ज़्यादा सब्सिडी अपने किसानों को दे रहा है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इनके बारे में ज़रूर सोचिए। आप डब्ल्यूटीओ का अध्ययन कीजिए, अपनी खुद से पढ़िए, मेरी बातों पे यकीन मत कीजिए, खुद से पढ़िए, तब खुद आत्मचिंतन करिए कि क्या डब्ल्यूटीओ हमारे लिए सही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले स्पीच में मैं इसके और सेक्टर्स पे पड़ने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करूँगा। ओके दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम।